अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अपना रिमेनिंग जो पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, और उसके लिए आप सबसे अगेन बड़ा रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और उसके साथ साथ आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एवरेज कलेक्शन पीरियड की। आज हमने बात करनी है एवरेज पेमेंट पीरियड के ऊपर जो है। और अगर हम एवरेज पेमेंट पीरियड की बात करें तो हमारे पास एवरेज पेमेंट पीरियड के लिए जो है वो ये फार्मूला हम यूज करना पड़ता है। हमें ये फार्मूला पेबल टर्नओवर इन डेज, या इसको आप एवरेज पेमेंट पीरियड भी कह सकते हैं। इसका जो फार्मूला हमारे पास वो है डेज इन द ईयर डिवाइडेड बाय पेबल टर्नओवर। जैसे हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड में फार्मूला था डेज इन द ईयर डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर, तो ये सेम फार्मूला है पेबल टर्नओवर इन डेज या एवरेज पेमेंट पीरियड। इसका फार्मूला हमारे पास है डेज इन द ईयर डिवाइडेड बाय पेबल टर्नओवर। अब देखें, डेज इन द ईयर का हमें पता है, पेबल टर्नओवर हमारे पास नहीं है, तो इससे पीछे वाली जो स्लाइड है उसमें पेबल टर्नओवर को कैलकुलेट करने का फार्मूला बताया गया है कि आप पेबल टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सेम प्रोसेस है, जैसे एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है तो पहले आपको रिसीवेबल टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर एवरेज पेमेंट पीरियड या पेबल टर्नओवर इन डेज, ये दोनों सेम चीजें हैं। अगर आपने ये कैलकुलेट करना है तो आपको पेबल टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो पेबल टर्नओवर के लिए अगर हम पीछे वाली स्लाइड पे जाएं, ये हमारे पास पेबल टर्नओवर का फार्मूला है, एनुअल क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय अकाउंट्स पेबल। तो सेम फार्मूला वहां पे एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स था, यहाँ पे एनुअल क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय पेबल्स हैं। और हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो एनुअल क्रेडिट परचेज है वो $1551 की है। तो हमने ये एनुअल क्रेडिट परचेज ले ली 1551 डिवाइडेड बाय अकाउंट्स पेबल्स हैं हमारे पास बैलेंस शीट में $94 के। तो पेबल टर्नओवर आ गया हमारे पास 16.5। अगेन हमने इसको एक्सप्लेन नहीं करना, हमने जस्ट इस टर्नओवर को आगे यूज करना है एवरेज पेमेंट पीरियड के लिए। तो ये जो 16.5 आंसर आया है ये सबको क्लियर हो गया, सिंपल फार्मूला है हमारे पास। इस 16.5 को अब हम आगे यहाँ पे यूज करेंगे, डेज इन द ईयर डिवाइडेड बाय पेबल टर्नओवर। तो हमारे पास डेज इन द ईयर वही 365 डिवाइडेड बाय पेबल टर्नओवर जो आपने लास्ट फार्मूले से कैलकुलेट किया है, तो ये हमारे पास आ गया 16.5। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 22.1 डेज। इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज जो है ऑर्गेनाइजेशन 22.1 डेज में अपनी पेमेंट कर देती है। जो भी वो क्रेडिट परचेज करते हैं ऑन एवरेज 22.1 डेज में वो पेमेंट कर देते हैं। तो इसकी आप इंटरप्रिटेशन लिखिएगा, इसकी इंटरप्रिटेशन लिखिएगा आप। द ऑर्गेनाइजेशन makes payment on average in 22.1 days against credit purchase तो इसका मतलब ये है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑन एवरेज जो है 22.1 डेज में अपनी पेमेंट कर देती है जो भी वो क्रेडिट परचेज करती है। अब अगर हम इसके जो है वो ओवर टाइम एनालिसिस पे जाएं, तो ओवर टाइम एनालिसिस के लिए आप देखें कि हमारे पास अगर देखा जाए 2001 में 43.5 डेज में पेमेंट की जाती थी, और अब जो है वो पेमेंट जो है वो 22.1 डेज में की जाती है। तो ये इसका जो पेबल टर्नओवर है ये कम हुआ है, मतलब ये जल्दी अब पेमेंट कर रहे हैं। तो ये अब ये जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, तो द क्वेश्चन इज दैट इज दिस गुड साइन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि जल्दी पेमेंट करना जो है, जल्दी पेमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है या नहीं? डेफिनेटली बेहतर है सर। ठीक है, अच्छा अब ये बिल्कुल बेहतर है कि अगर आपके पास जो है वो पहले से कैश अवेलेबल है तो आप जल्दी पेमेंट कर दें।
लेकिन हमने डेट के अंदर देखा था और इंटरेस्ट में भी देखा था कि डेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो अभी तक रेशियोज हमने देखी हैं। मतलब डेट की रेशियो जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हमारे पास डेट बढ़ रहा है, हमारा लॉन्ग टर्म डेट बढ़ रहा है हमारा, जो हमारी रेशियोज हैं, और उसकी वजह से इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए, इसका मतलब क्या है कि आप लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं और बजाय इसके कि आप उस सारे के डेट को जो है वो अपने बिजनेस में यूज करें और उससे प्रॉफिट अर्न करने, आप क्या कर रहे हैं, आप उससे जो पेमेंट है अकाउंट्स पेबल की, वो जल्दी पे कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को, इंडस्ट्री को देखें, इंडस्ट्री कितनी देर में पेमेंट कर रही है उसकी? 46.7 डेज। इंडस्ट्री 46.7 डेज में पेमेंट करती है ऑन एवरेज, और आप कितने डेज में पेमेंट कर रहे हैं? 22.1 डेज। तो इसके लिए जो पेबल टर्नओवर होता है, इसके लिए बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता कि जी अगर ये कम हो रहा है तो इसका मतलब है बेहतर है, और ना ही ये ज्यादा हो रहा तो भी ये नहीं कह सकते कि बेहतर है। ये अब आपको फिर बाकी रेशियोज को चेक करना पड़ता होता है कि बाकी आपका स्टेटस क्या है, आपका जो डेट लेवल है अगर वो मेंटेन्ड हो तो फिर अगर ये कम हो रहा हो तो इसका मतलब है कि बेहतर है। तो सिंपल आप यहाँ पे ये लिखेंगे ओवर टाइम एनालिसिस में, the organization average payment period is decreasing. The organization's average payment period is decreasing. और एक्सटर्नल एनालिसिस में भी आप लिख देंगे, एक्सटर्नल एनालिसिस, the organization has lesser average payment period, lesser average payment period as compared to industry average, as compared to industry average. तो इसमें आपने बता दिया कि आप ऑर्गेनाइजेशन का ओवर टाइम एनालिसिस पे देखें तो उसका पेमेंट पीरियड जो है वो कम हो रहा है, और इंडस्ट्री के मुकाबले में भी उसका पेमेंट पीरियड जो है वो कम है। तो यहाँ पे देखें हमने ये पॉइंट नहीं लिखा कि ये पोजीशन जो है वो बेटर है या पुअर है, राइट, कि ऑर्गेनाइजेशन की ये पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, वीक हो रही है। उसकी रीजन ये है कि इसके ऊपर कोई डेफिनेट ओपिनियन नहीं होता, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इस वजह से यहाँ पे जस्ट आपने बता दिया है कि ट्रेंड क्या है, आपने ये नहीं कोई भी डिस्कस किया, डिसीजन नहीं दिया आपने कि ये हमारे लिए पोजीशन स्ट्रांग हो रही है या वीक हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे वो है हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फार्मूला है हमारे पास, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड CGS डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, CGS डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। अब CGS हमारे पास कहाँ से आएगी? ये इनकम स्टेटमेंट से आएगी। इन्वेंट्री कहाँ से आएगी? ये हमारे पास बैलेंस शीट से आएगी। तो हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें जो CGS की वैल्यू है हमारे पास वो 1599 है, और इन्वेंट्री की जो वैल्यू है हमारे पास, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास करंट एसेट्स में जो अवेलेबल है वो $696 है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2.30 टाइम्स, 2.30 टाइम्स। अब बेसिकली ये इन्वेंट्री टर्नओवर आपको ये बताता है कि आपकी इन्वेंट्री साइकिल कितनी दफा कंप्लीट हुई है। विद इन 1 ईयर आपकी इन्वेंट्री साइकिल कितनी दफा कंप्लीट हुई है। अब इन्वेंट्री साइकिल क्या है? हम इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल क्यों परचेज करते हैं? हम इन्वेंट्री से परचेज करते हैं ताकि उससे प्रोडक्शन की जा सके, प्रोडक्शन होगी तो फिर हम उसको सेल करेंगे, सेल करेंगे तो कैश आएगा, कैश आएगा तो दोबारा से इन्वेंट्री परचेज करेंगे। तो ये एक साइकिल है, आपने इन्वेंट्री परचेज की, उससे प्रोडक्शन की, सेल करके कैश कलेक्ट किया, कैश कलेक्ट करके दोबारा से इन्वेंट्री परचेज की, ये एक साइकिल पूरा होगा, और ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पे जो है इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब ये होता है कि आपने ये साइकिल कितनी दफा कंप्लीट किया, जो इन्वेंट्री का प्रोसेस है कंप्लीट, ये कितनी दफा आपने कंप्लीट किया।
तो हमने यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया है 2.30 टाइम, इसका मतलब ये है कि आपने 2.30 टाइम जो है इतनी दफ़ा आपने इन्वेंट्री साइकिल को कंप्लीट किया, आपने इन्वेंट्री को परचेज किया, उससे प्रोडक्शन की, उसको सेल किया, सेल करने के बाद जो है आपने दोबारा से इन्वेंट्री परचेज की। तो इसके लिए जो आप इंटरप्रिटेशन लिखेंगे, द ऑर्गेनाइजेशन हैज कंप्लीटेड, the organization has completed its inventory cycle of 2.30 times, of 2.30 times. तो यहाँ पे हमने ये बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन ने 2.30 टाइम्स जो है वो अपना जो इन्वेंट्री साइकिल है वो कंप्लीट किया है। अब अगर हम इसके ओवर टाइम और एक्सटर्नल एनालिसिस पे चले जाएं तो हमारे पास सबसे पहले ओवर टाइम एनालिसिस। तो ओवर टाइम एनालिसिस में हमारे पास 2001 में 2.64 था, फिर 2.44 है और अब 2.30 है। इसका मतलब क्या है? हमारा इन्वेंट्री साइकिल कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? जी, हमारा इन्वेंट्री साइकिल कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो अगर इन्वेंट्री साइकिल आपका कम हो रहा हो तो इसका क्या मतलब है? ये आपके पास स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, पुअर पोजीशन है? पुअर पोजीशन है सर। पुअर पोजीशन है। पुअर पोजीशन क्यों है? पुअर पोजीशन इसलिए है कि या तो आप इन्वेंट्री ज्यादा परचेज कर रहे हैं, अगर इन्वेंट्री ज्यादा परचेज करेंगे तो ही कम टाइम आप उसको परचेज करना पड़ेगा, या अगर आप उतनी ही इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, सेम लेवल है इन्वेंट्री परचेज करने का, तो फिर इसका मतलब क्या है? फिर इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो आगे कम हो रही है, राइट? तो जब भी ये आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम आती है, आपका ये साइकिल कम आता है, कम टाइम्स में आता है आंसर, तो इसका मतलब आपकी पोजीशन पुअर हो रही होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन हैज पुअर पोजीशन, द ऑर्गेनाइजेशन हैज पुअर पोजीशन due to decrease in inventory turnover ratio, due to decrease in inventory turnover ratio। और अगर हम उसके बाद इसके एक्सटर्नल एनालिसिस पे जाएं, एक्सटर्नल एनालिसिस, तो एक्सटर्नल एनालिसिस में देखें हमारी इंडस्ट्री की एवरेज कितनी है? 3.45 टाइम्स, और हमारी पोजीशन क्या है? 2.30 टाइम्स। तो हमारी एक्सटर्नली पोजीशन क्या है? स्ट्रॉन्ग है, पुअर है? सर पुअर है। पुअर है। तो आपने लिखा द ऑर्गेनाइजेशन हैज वीकर पोजीशन, the organization has weaker position as its inventory turnover is less than industry average ratio, less than industry average ratio। ये क्लियर हो गया जी? अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट रेशियो पे जाएं, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अब ये टर्नओवर रेशियोज हैं, ये 2-3 रेशियोज जो है वो इस तरह से आएंगे हमारे पास। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमने एसेट्स परचेज किए थे, एसेट्स को परचेज करने का पर्पस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का? कि वो उन एसेट्स को यूज करके अपना बिजनेस करे और सेल्स बनाए। तो हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि जितने आपने एसेट्स लिए थे उसके अगेंस्ट कितने के सेल्स जनरेट किए हैं आपने। तो हमारे पास जो फार्मूला है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का, वो है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो हमारे पास जो नेट सेल्स हैं वो इसमें हमारे पास हैं 2211 के,
और जो टोटल एसेट्स की वैल्यू है बैलेंस शीट में हमारे पास वो है 2169। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1.02 टाइम, 1.02 टाइम्स। इसका मैं पहले आपको इसकी इंटरप्रिटेशन लिखवा देता हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं इसका मतलब क्या है। इसकी इंटरप्रिटेशन लिख लीजिए। द ऑर्गेनाइजेशन हैज net sales of $1.02, net sales of $1.02 against $1 total assets, against $1 total assets। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो इंटरप्रिटेशन लिखी है इसमें हम ये कह रहे हैं कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन है वो $1 टोटल एसेट के अगेंस्ट कितनी नेट सेल्स कर रहे हैं, $1.02 के हम जितने अमाउंट के अगर $1 का एसेट परचेज करते हैं तो उसके अगेंस्ट हम नेट सेल कितनी जनरेट करते हैं, $1.02। तो अब अगर हम इसके ओवर टाइम एनालिसिस पे चले जाएं तो ओवर टाइम एनालिसिस में हमारी पोजीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, एवरेज है, क्या है? Sir, total asset turnover ratio. PV has very weak total asset turnover ratio. तो हम ओवर टाइम एनालिसिस पे ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो पोजीशन है वो एवरेज पोजीशन है कि पहले 2001 में 0.1 थी, फिर उसके बाद 0.02 इंक्रीज होके 0.03 पे चली गई और अब 0.01 से कम हो गई। तो आप इसमें लिखेंगे ओवर टाइम एनालिसिस में द ऑर्गेनाइजेशन हैज एन एवरेज पोजीशन, द ऑर्गेनाइजेशन हैज एन एवरेज पोजीशन। और उसके बाद एक्सटर्नल एनालिसिस में, अब एक्सटर्नल एनालिसिस में आप ये देखें कि एक्सटर्नल एनालिसिस में हमारे पास इंडस्ट्री एवरेज है 1.17 और हमारे पास रेशियो है 1.02। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री में ऑन एवरेज आप जो $1 एसेट लगाते हैं उसके अगेंस्ट आप 1.17 की सेल जनरेट कर लेते हैं, और हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी सेल जनरेट कर रही है, 1.02 की। तो हम कम सेल जनरेट कर रहे हैं, तो हमारी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, वीक है? वीक है पोजीशन हमारी। वीक है सर। तो इसके लिए आप लिखिएगा यहाँ पे जो इसका एक्सटर्नल एनालिसिस में जो आपका डिसीजन होगा, द ऑर्गेनाइजेशन हैज वीकर पोजीशन, द ऑर्गेनाइजेशन हैज वीकर पोजीशन as its ratio is less than industry average ratio, as its ratio is less than industry average ratio। तो इसके अंदर ये बता दिया कि चूंकि ये इंडस्ट्री एवरेज रेशियो से आपकी रेशियो कम है तो इस वजह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो पोजीशन है वो वीक पोजीशन है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट रेशियो पे चले जाएं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो इसका सिंपल फार्मूला है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो इनकम स्टेटमेंट में जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है वो $612 का है। और अच्छा, ये अब यहाँ से जो है ना हमारे पास यहाँ तक एक्टिविटी रेशियोज थी टोटल एसेट टर्नओवर तक, यहाँ से हमारी लास्ट कैटेगरी स्टार्ट हो रही है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये अब हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ये हमारी लास्ट कैटेगरी स्टार्ट हो रही है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की। तो अब इसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास $612 का
डिवाइडेड बाय नेट सेल्स है हमारे पास 2211, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.277। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है ना, ये आपके पास परसेंटेज में लिखेंगे आप इसे। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी को शो कर रही होंगी, तो ये टाइम्स में या डेज में आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर जो है वो आप इसको लिखेंगे परसेंटेज में। तो 0.277 ये कितने परसेंट होता है? 0.277 हमारे पास 27.7% है। ये कितना है हमारे पास? 27.7%। इसका मतलब ये है कि आप जितनी, ये ऑर्गेनाइजेशन जितनी नेट सेल्स करती है उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट होता है इसके पास? 27.7%। यानी कि आपने जितनी भी टोटल सेल्स करते हैं, आप जितनी भी टोटल सेल्स करते हैं, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 27.7% होता है। तो ये हमारे पास इसकी आप इंटरप्रिटेशन लिख लीजिएगा। द ऑर्गेनाइजेशन हैज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 27.7%। और अगर हम ओवर टाइम एनालिसिस पे जाएं तो पोजीशन क्या हो रही है हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज ज्यादा हो रही है, कम हो रही है? वीक हो रही है। तो कम हो रही है। कम हो रही है। तो इसके अंदर आप लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन हैज वीकर पोजीशन, द ऑर्गेनाइजेशन हैज वीकर पोजीशन as the ratio is decreasing, as the ratio is decreasing। और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटर्नल एनालिसिस में हमारी पोजीशन क्या है? वीक है सर, वहां पे भी वीक है। तो उसमें भी आप सेम सेंटेंस लिख देंगे, द ऑर्गेनाइजेशन हैज वीकर पोजीशन, द ऑर्गेनाइजेशन हैज वीकर पोजीशन as its ratio is less than industry average ratio, as its ratio is less than industry average ratio। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सेकंड प्रॉफिट की कैटेगरी कौन सी होती है? नेट प्रॉफिट। तो सेम फार्मूला हम उसके लिए भी ले लेंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ये अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस है आपकी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो $91 है, और जो नेट सेल्स है हमारे पास वो सेम है 2211। तो आंसर आ गया 0.041। तो ये कितने परसेंट बनता है? 4.1%। 4.1%। तो इसके लिए आप इंटरप्रिटेशन लिखेंगे, द ऑर्गेनाइजेशन हैज नेट प्रॉफिट ऑफ 4.1%। नेट प्रॉफिट ऑफ 4.1%। इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी नेट सेल्स करती है उसका कितने परसेंट ये इसके पास नेट प्रॉफिट की सूरत में आ जाता है तमाम एक्सपेंसेस निकालने के बाद? 4.1%। राइट। उसके बाद इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, 2001 में ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट कितने परसेंट था? 9%। 2001 में कितना था? 9%। 2002 में कितना हो गया? 4.9%। राइट। और उसके बाद जो है वो अब करंटली कितना हो गया है? 4.1%। तो क्या हो रही है पोजीशन? स्ट्रॉन्ग है, वीक है? हो रही है, वीक, बल्कि तो पुअर हो रही है। हाँ जी, हम इसको वीक कह सकते हैं, पुअर कह सकते हैं। आप इसमें लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन हैज पुअर पोजीशन, द ऑर्गेनाइजेशन हैज पुअर पोजीशन as its ratio is decreasing, as its ratio is decreasing। और अगर जो है वो हम इंडस्ट्री एवरेज के साथ बात करें तो इंडस्ट्री एवरेज फिर भी वीक है। इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट डबल है हमसे, 8.2% है, और हमारा 4.1% है। राइट। उसमें भी आप लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन हैज वीकर पोजीशन, पुअर पोजीशन, the organization has poor position as its ratio is less than
industry average ratio, as its ratio is less than industry average ratio. Industrial average ratio. ठीक हो गया? Yes, ये sir. अच्छा, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हमारे ये सेकंड लास्ट जो है वो रेशियो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें हमारे पास है जी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. ये जो लास्ट टू रेशियोज हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन एसेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं. इनका नेम आपने पहले भी कई दफा सुना होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन एसेट्स. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है हमारे पास वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, जो कि अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस हैं, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. तो अब यहाँ पे हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है वो $91 है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स हमारे पास 2160 है. तो आंसर आ गया हमारे पास 0.042. और ये कितने परसेंट बनता है? 4.2%. 4.2%. तो ये ऑलमोस्ट वही मार्जिन है जो नेट प्रॉफिट मार्जिन आया था आपके पास. तो आप इसका भी वो लिखेंगे, द ऑर्गेनाइजेशन हैज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन हैज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट of 4.2%, of 4.2%. और अगर हम अगेन इसकी ओवर टाइम एनालिसिस को देखें तो पोजीशन क्या हो रही है? पुअर हो रही है पोजीशन. पहले 9 वीक हो रही है, पहले 9.1 था, 4.2 हो गया. तो सेम वही लिखेंगे, द ऑर्गेनाइजेशन हैज वीकर पोजीशन as its ratio is decreasing. The organization has poor position as its ratio is decreasing. और अगर एक्सटर्नल पे जाएं तो सेम ट्रेंड है, वो डबल से भी ज्यादा है और हमारी जो है वो 4.2% है. उसमें भी आप ये लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन हैज पुअर पोजीशन as its ratio is less than industry average ratio, as its ratio is less than industry average ratio. और उसके बाद हमारी लास्ट जो है वो रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इसका फार्मूला है हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी. सिर्फ एक चेंज आया है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या था कि नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया था टोटल एसेट्स के साथ. यहाँ पे नेट प्रॉफिट को आप डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर्स इक्विटी के साथ. तो नेट प्रॉफिट हमारे पास वही है 91 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी हमारे पास 1139. तो इसका आंसर आ गया 0.08. तो ये कितने परसेंट हमारे पास? 8%. 8% सर. तो इसके लिए आप लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन हैज रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ, द ऑर्गेनाइजेशन हैज रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 8%. और अगेन सेम ट्रेंड है हमारे पास. ओवर टाइम एनालिसिस में क्या है हमारे पास? इसका जो है सर वीक है, पुअर पोजीशन है. 16% पहले था, फिर 9 हुआ, 8% हो गया. द ऑर्गेनाइजेशन हैज पुअर पोजीशन as its ratio is decreasing. The organization has poor position as its ratio is decreasing. और अगर हम इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो अगेन हाफ से भी कम है, सेम ट्रेंड है. The organization has poor position. The organization has poor position as its ratio is less than industry average ratio. Sure. ठीक हो गया जी. तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी था हमारे पास. तो ये यहाँ तक हम ये रेशियोज हैं जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. हमने कंप्लीट रेशियोज को जो है यहाँ पे डिस्कस कर लिया. और ये जो रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से था ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया. जितनी भी हमने रेशियो डिस्कस करनी थी वो हमने डिस्कस कर ली है.